नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTSS सेंटर ऑफ नॉलेज में मैथ की क्लास के साथ स्वागत करता हूं। आज की जो मैथ की क्लास है उसका जो बिंदु है वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की बात की जाए, बैंक, SSC, रेलवे, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं मैथ की यहां से, तो आप सारे प्रश्नों को करने में समर्थ होंगे। क्योंकि आज का क्लास पहला क्लास है, तो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जिस पर आधारित सारे जो क्वेश्चन टफ होते हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही रुचि के साथ सीखेंगे और कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप जब तक अपने हाथ, कलम, दिमाग सब नहीं चलाएंगे तब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो आज हम लोग संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि जो इसमें बिंदु है, सबसे पहले सीखना है हमें संख्या किसे कहते हैं। तो इसे सीखने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके सामने दिया जाए कुछ नाम है, जैसे बैल, कुर्सी, आप और ले सकते हैं लड़के, किलो गेहूं, किलो गेहूं। अब यहां पे देखा जाए कि जो चीजें आपको दिख रही हैं, बैल है, कुर्सी है, लड़के हैं, किलो गेहूं लिखा हुआ है, तो ये जो चीजें हैं ये आप देखेंगे कि इन चीजों की यह मात्रा है, क्वांटिटी है। लेकिन क्या आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि यह जो मात्रा है, क्वांटिटी है, कितनी है? नहीं समझ में आ रहा है। जैसे बैल, कितने बैल हैं, कुर्सी कितनी है, किलो गेहूं है तो कितना गेहूं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपको कोई भी वस्तु या चीज दी गई है तो उसकी जो मात्रा होती है वो किससे प्रदर्शित हो। तो इस मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए अगर हम इसके सामने लिख देते हैं 3 बैल, 6 कुर्सी, 8 लड़के, 10 किलो गेहूं, और यहां पर लिख लीजिए कि यह है क्या। तो अगर देखा जाए कि जो 3 बैल, 6 कुर्सी, 8 लड़के, 10 किलो गेहूं, तो यह मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है कि यह कितनी है। इसको हम कहेंगे कि कितनी मात्रा है, या यह कितनी इकाई है, यानी कि यह यूनिट में है, कितने यूनिट है। तो किसी वस्तु की मात्रा कि कितनी इकाई है उसे प्रदर्शित करने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो यह आपकी है संख्या। अब देखिए, यह जो मात्रा है, इस मात्रा को हम संख्या से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो मात्रा है वो संख्या से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो संख्या है वह इस मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है कि नहीं करती है। तो यह जो मात्रा है यह प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? मात्रा का। तो क्या कहेंगे कि जो संख्या होती है वह मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरीके से हम देखें कि जो भी संख्याएं होती हैं वह वस्तु की इकाई को प्रदर्शित करती हैं, कितनी इकाइयां हैं उसे प्रदर्शित करती है। तो आइए हम लोग इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, समझते हैं कि आखिर संख्या पद्धति में संख्या क्या है, संख्या कैसे होती हैं। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं संख्या पद्धति में। एक है आपकी संख्या
जिसे कि हम नंबर कहते हैं। अभी आपने देखा कि संख्या किसे कहते हैं। इन संख्याओं को प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, तो इन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है अंक के द्वारा, जिसे कि हम डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें कि संख्या क्या है, अगर आपसे पूछा जाए और अंक किसे कहेंगे, तो संख्या के बारे में अभी सुना, इसको हम लोग अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। क्या संख्या है, तो हम कहेंगे कि संख्या एक अंक गणितीय, संख्या एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा का प्रतिनिधित्व करने में उपयोग किया जाता है। इस तरीके से देखें कि संख्या क्या है, तो यहां पे देखा गया कि संख्या एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा का प्रतिनिधित्व करने में किया जाता है, मात्रा का प्रतिनिधित्व करने में उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरीके से इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, अंक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं, यहां पे परिभाषा दे सकते हैं अंक की, कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे अंक कहते हैं। इस तरीके से देखा जाए, जो संख्या है यानी नंबर है, उसका निर्माण अंक से होता है। अगर इसे हम जैसे समझने की कोशिश करें कि कैसे अंक या कौन कौन से अंक हैं, तो जो अंकों की संख्या है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पे देखा गया कि जो अंक हैं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन अंकों की मदद से ही हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम यहां पे संख्याओं को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाए, तो जैसे 225 मान लीजिए, 318 मान लीजिए, 2500 या 250 कर लीजिए। इस तरीके से हम देखें कि ये जो संख्याएं हैं, अंकों से इनका निर्माण होता है। तो कुल कितने अंक हैं जिससे बहुत बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, तो उन अंकों की संख्या कुल कितनी होगी आपकी, ये 10। तो इस तरह से कह सकते हैं कुल अंक हैं आपके कितने, 10 अंक हैं। यानी कि कुल 10 अंकों से चाहे जितनी बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि संख्या क्या है और अंक क्या है। अब हमारे पास शब्द है संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति को भी समझ लेते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो संख्या पद्धति को अगर परिभाषित किया जाए तो हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि संख्या पद्धति तार्किक तरीके से अंकों या प्रतीकों
का उपयोग करके संख्याओं को निरूपित करने के लिए एक लेखन प्रणाली है। इस तरीके से देखा जाए तो आपसे अगर संख्या पद्धति के बारे में पूछा जाए कि संख्या पद्धति किसे कहेंगे, तो संख्या पद्धति को हम कह सकते हैं कि संख्या पद्धति तार्किक तरीके से अंकों या प्रतीकों का उपयोग करके संख्याओं के निरूपित करने के लिए एक लेखन की प्रणाली है। तो हम संख्या पद्धति के तहत संख्याओं को, अंकों को एक सिस्टम से लिखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो संख्या पद्धति के तहत मुख्य रूप से एक सामान्य सा देखें कि संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं अगले बिंदु को कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण इस तरीके से देखें, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो जो संख्याओं का वर्गीकरण है, अभी हम लोग डिटेल नहीं, एक सामान्य सा परिचय देखते हैं कि कैसे संख्याओं का वर्गीकरण है। तो जो संख्याएं हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा आपका वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो एक होती है आपकी अवास्तविक संख्या, या इसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अंग्रेजी में इसे नॉन रियल, या वहीं पे इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो देखा जाए तो जो संख्याएं हैं मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वहीं पे अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं इस तरीके से। जो पहला होगा वो होगा आपका परिमेय संख्या, जिसे कि हम कहते हैं रेशनल नंबर। वहीं पे दूसरी जो है वो है आपका अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। वहीं पे फिर देखा जाए कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं इसे पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। तो पुनः अगर हम परिमेय संख्याओं को बांटने की कोशिश करें तो मुख्यतः दो भाग होते हैं, लेकिन हम एक तीसरे भाग को भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो जो हम लोगों का पहला होगा वो होगा आपका पूर्णांक संख्याएं, जिसे कि हम कहते हैं इंटीजर्स। वहीं पे एक होगा हमारा भिन्न संख्या या संख्याएं। इन्हें हम फ्रैक्शन नंबर भी कहते हैं और डिफरेंट नंबर भी कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर, डिफरेंट नंबर भी कहते हैं। वहीं पे भिन्न संख्याएं नहीं हैं, नॉट फ्रैक्शन।
नॉट फ्रैक्शन। भिन्न संख्याएं नहीं होंगी लेकिन वो परिमेय संख्या जरूर होगी। और फिर उसके बाद पूर्णांक संख्याओं को हम पुनः कोशिश करेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या अर्थात निगेटिव नंबर। वहीं पे एक उदासीन न्यूट्रल, उदासीन संख्या, और एक होगा आपका धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जिसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। इस तरीके से हम देखें कि जो संख्याओं का मुख्य रूप से वर्गीकरण होता है वे वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्या, फिर उसके बाद हम उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर और फिर अपरिमेय संख्या में बांटेंगे। वहीं पे पुनः परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं नहीं। वहीं पे हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स को ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या और धनात्मक संख्याओं में बांटते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जो संख्याओं का वर्गीकरण है वो सामान्य तौर पर इतने तरीके से होंगे। अब हम इनके सूक्ष्म जो विभाजन है ये कहे कि सूक्ष्म तरीके से हर एक संख्याओं के बारे में हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो सभी संख्याएं हैं उन्हें एक साथ मिला लिया जाए तो हम उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे अगर हम देखें तो मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हम लोगों का जो विभाजन होगा वो होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे कि हम रियल नंबर कहते हैं, वहीं पे दूसरा जो होगा वो होगा अवास्तविक संख्या, अवास्तविक, या इसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या जिसे हम नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर, जीनरी नंबर कहते हैं। अब बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे और किसे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, तो सबसे पहले हम अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो हम कहेंगे कि जिन संख्याओं का वर्ग किया जाए या जिस संख्या का हम वर्ग करते हैं और यदि उसका जो परिणाम होता है वह या तो धनात्मक प्राप्त होगा या शून्य। इस तरीके से कहा जाए कि यदि किसी संख्या का वर्ग करते हैं और रिजल्ट धनात्मक या शून्य प्राप्त होता है तो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। इसको इस तरीके से सीखा जाए, जैसे कोई भी संख्या लीजिए, यह है ऋण 2, पूछा जाए कि यह वास्तविक संख्या है कि अवास्तविक, तो हमारे पास क्या परिभाषा है कि इनका वर्ग कर दें। तो जब हम इनका वर्ग करेंगे तो जो परिणाम होगा वो प्राप्त होना चाहिए शून्य या प्लस में। तो ऋण 2 गुणे ऋण 2, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2 में 2 का 2 दूनी 4। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो परिणाम है वो धनात्मक प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो ऋण 2 है यह एक वास्तविक संख्या है। इस तरीके से इसके सारे उदाहरणों को और एक सिस्टम से नोट्स के रूप में लिखते हैं, समझते हैं। तो आइए देखें कि किसे हम कहेंगे। तो पहली चीज इसमें निकलती है कि जिनका, यानी कि कोई भी संख्या, तो जिनका वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक या
शून्य प्राप्त होता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर इसे हम इस तरीके से समझें कि कैसे चेक करते हैं, तो यहां पे लिखा आपने जिनका वर्ग, तो कोई भी संख्या है, अगर इस संख्या को चेक करना है कि यह वास्तविक है कि अवास्तविक, तो हम संख्या का कर देंगे वर्ग, और जो रिजल्ट होगा वो या तो धनात्मक प्राप्त होगा या तो शून्य में प्राप्त होगा। अब इसे देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कहां से कहां तक की संख्याएं को ली जा सकते हैं। तो यहां पे हम ऋण अनंत से लेकर हम प्लस जो अनंत होता है यहां तक की संख्याओं को हम इसमें रख सकते हैं। अब बात आती है जैसे चेक किया जाए कि कौन सी संख्या वास्तविक है और अवास्तविक, तो और उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि करनी में 7, तो करनी में जो 7 है यह वास्तविक है कि अवास्तविक, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका करना होगा वर्ग। तो हम सबसे पहले इसका करेंगे वर्ग। अब जब वर्ग करेंगे तो यह किस फॉर्म में आएगा, तो जो करनी की चीज होती है यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो इसे हम 2 मानते हैं, लेकिन यदि कुछ लिख देता है, जैसे इस तरीके से लिख दे, 3 करनी में इस तरीके से लिख दे, तो ये 4 माना जाता है, ये 3 माना जाता है। लेकिन जब न लिखा हो तो वहां पे हम उसे 2 मानते हैं। तो इसको करनी को तोड़ेंगे तो 7 है, और इस करनी को अगर हम तोड़ते हैं तो 1/2 होगा, और इसके ऊपर घात या वर्ग 2 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहां पे देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 पे 1 यानी कि यह 7। आपका आंसर जो है वो धनात्मक है, इसलिए जो करनी में 7 है वह एक वास्तविक संख्या है। वहीं पे आइए कुछ उदाहरणों को और देखा जाए। जैसे ऋण 5 पूछा जाए कि यह वास्तविक है कि अवास्तविक, तो हम इसका सबसे पहले करेंगे वर्ग। वर्ग करेंगे तो इसको हल करने का तरीका ऋण 5 गुणे ऋण 5, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, 5 में 5 का 25। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आंसर है वो धनात्मक है, इसलिए ऋण 5 आपकी एक वास्तविक संख्या है। वहीं पे शून्य को देखा जाए कि शून्य वास्तविक है कि अवास्तविक, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे वर्ग, और जब वर्ग करेंगे तो 0 इंटू 0, अर्थात ये आपका आंसर 0 होगा। एक बात याद करने की जरूरत है यहाँ पे कि जो शून्य संख्या होती है यह न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है, यह एक उदासीन संख्या होती है। तो इसे हम इसी तरीके से समझते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो संख्याएं हैं कौन कौन सी संख्याएं, जैसे 8, करनी में 7, ऋण 5 और 0, और भी ले सकते हैं ऋण 2/3। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी वास्तविक संख्या है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि अवास्तविक संख्या किसे कहेंगे। तो जो अवास्तविक संख्या है वो क्या है, तो हम कहेंगे कि जिसका वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक प्राप्त हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अभी आपको चेक करना है कि कोई संख्या वास्तविक है कि अवास्तविक, तो आपको सबसे पहले उस संख्या को देखना होगा और उस संख्या का करना होगा वर्ग। और जब हम वर्ग करेंगे तो जो आंसर है यहां पे देखिए वास्तविक में प्लस या 0, यहां पे केवल ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। अब आती है बात कि ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है।
अगर हम इन संख्याओं को देखें तो इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम सामान्यतः इन संख्याओं को i का प्रयोग करते हैं। i की जो वैल्यू होती है उस या जो फुल फॉर्म या ये कहें कि i क्या है, तो इसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा कहते हैं। और यह जो आयोटा है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। इस तरीके से अगर हम i का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें स्क्वायर, तो i का जो वर्ग होगा, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे है आपका √-1, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर लिखेंगे इसे। अभी आपने देखा कैसे हम लोग लिखते हैं ऋण 1 और इसको करनी को लिखेंगे 1/2 और ऊपर घात है आपकी ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऋण 1/1 इक्वल टू ऋण 1। इस तरीके से देखा जाए तो i स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी ऋण 1। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो अवास्तविक संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पे जो आंसर है, परिणाम है, वो ऋणात्मक आता है, उन्हें हम आयोटा कहते हैं। आयोटा की जो वैल्यू है वो करनी में ऋण 1 होती है। i स्क्वायर बराबर इस तरीके से होता है ऋण 1। और देखिए यहाँ पे ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हुआ, इसलिए यह एक अवास्तविक संख्या है। अब हम इसको प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो एक बिंदु और हम समझ सकते हैं इसमें। प्रदर्शन कैसे करेंगे, प्रदर्शन, तो प्रदर्शन करने का तरीका यह होता है कि वास्तविक संख्या इंटू i। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि कौन संख्याएं अवास्तविक हैं। अगर हम देखें कि ऋण करनी में आपको दे दिया गया है 4, अब यह वास्तविक है कि अवास्तविक, तो सबसे पहले हमें जो करनी में 4 है इसे चेक करना है कि वास्तविक है कि अवास्तविक। तो हम सबसे पहले इसका करेंगे वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो आपके पास ये ऋण 4 और ये जो करनी का है इसे हम तोड़ेंगे, हल करेंगे तो सिंपल ऐसे होगा। और ऊपर है आपका ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका होगा ऋण 4 पे 1 यानी ऋण 4। ये उत्तर जो हुआ यानी कि जो परिणाम है वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ, इसलिए यह संख्या जो है यह एक अवास्तविक संख्या है। वहीं पे और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हमें कहा जाए में ऋण 3, इसकी बात की जाए तो हम इसे लिख सकते हैं करनी में ऋण 3 का वर्ग चेक करना है। जब चेक करेंगे तो ये ऋण 3 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ऋण 3 पे 1 बराबर ऋण 3। इस तरीके से यह संख्या जो है अवास्तविक संख्या हुई। अब इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे, वास्तविक संख्या हो गई। अब अवास्तविक संख्या का जो प्रदर्शन है, जिसमें आपने अभी देखा कि जो अवास्तविक संख्या उसका प्रदर्शन होता है वास्तविक संख्या गुणित i। अब इसे हम प्रदर्शित करने के कैसे तरीके होंगे हमारे पास, तो आइए हम लोग जो अवास्तविक संख्या है उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है करनी में ऋण 4, इसको प्रदर्शित करना है हमें आयोटा के फॉर्म में, क्योंकि आयोटा ही होती है अवास्तविक संख्या। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं √4 इंटू ऋण 1, आपकी कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगी। फिर पुनः हम इसे लिख सकते हैं √4 इंटू -1, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसे चाहें तो यह करनी में 4 है तो निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और करनी में, अब ये करनी में ऋण 1 जिसको कि अभी आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू होती है वह i कही जा रही है, तो i की वैल्यू ऋण करनी में 1 या करनी में ऋण 1 जो है वो i से प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पे जो करनी में ऋण 1 है इसे हम i से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम फाइनली 2i लिख सकते हैं। करनी में ऋण 4 एक अवास्तविक संख्या है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, i इंटू 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद
एक उदाहरण और देखते हैं, ऋण 3। अब इसे देखना है हमें, तो कैसे करेंगे, इसे हम लिखेंगे ऋण 3 गुणे ऋण 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऋण का गुणा इसमें प्लस में हो तो ऋण होगा और 3 का 1 में तो ऋण 3, यानी कि कोई अंतर नहीं है। फिर पुनः इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू का चिन्ह है, करनी कॉमन हो सकती है। अब फिर ऋण 3 की वैल्यू निकालना थोड़ा दशमलव में आएगा तो समस्या होगी, लेकिन हाँ इसे हम जानते हैं कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और यह जो कर्ण में ऋण 1 है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है i, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3i या i अंडर 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, i मीन्स आयोटा। इस तरीके से देखा गया कि जो अवास्तविक संख्या है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए यहाँ पे हम उन उदाहरणों को लिख सकते हैं, कैसे, अंडर ऋण 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखा, अंडर को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे आप इसे 2 इंटू आई लिख सकते हैं। वहीं पे अंडर ऋण 3 को लिख सकते हैं आप अंडर 3 आई। तो ये आपकी हैं अवास्तविक संख्याएं। और उदाहरण ले सकते हैं, और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे कर्ण में ऋण 7, कर्ण में ऋण 3/5, ये सब चीजें जो होंगी इस फॉर्म में जो दिखती हैं वो होती हैं अवास्तविक संख्या। इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखने का प्रयास किया कि ये आपकी कौन वास्तविक संख्या है और कौन अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं वे जिनका वर्ग करने पर उत्तर धनात्मक या शून्य प्राप्त होता है, संख्या का वर्ग करेंगे प्लस या 0 में आंसर आएगा यानी धनात्मक। ये होंगी अनंत से लेकर, ऋण अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं इसमें जोड़ी जाती हैं। वहीं पे आपके उदाहरण है। वहीं पे अगर देखा जाए अवास्तविक संख्याएं, तो जो अवास्तविक संख्याएं हैं उन्हें हम आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, और जिनका वर्ग करने पर सदैव जो परिणाम है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, और उसे हम प्रदर्शन वास्तविक संख्या इंटू आई से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हम देखें कि जो ऋण कर्ण में ऋण 4 है उसे हम 2i के फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ण में ऋण 3 है उसे हम 3i के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इन संख्याओं को लिखने का प्रयास करिएगा आयोटा के फॉर्म में, यानी कि अवास्तविक संख्याओं को। अब हम लोग यहीं पे इस क्लास को विराम देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अब हम पूरा डिटेल वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण, जिसे आपने भी देखा कि परिमेय और अपरिमेय से, तो वहां से हम लोग अगले वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।